हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी की कुछ क्लासेस लेंगे। तो आईपीसी की क्लासेस में ये आप देखिए कि हम्म तो आईपीसी की क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे। कुछ 5-10 क्लास हम आईपीसी की लेंगे। हम बेसिक जो आईपीसी के कुछ बेसिक्स हैं वो समझेंगे कि आईपीसी में आखिर होता क्या है। आईपीसी का पूरा नाम इंडियन पीनल कोड है। ठीक है, आईपीसी पर ये हमारी पहली क्लास है और इसमें ऑफेंसेज के बारे में बताया गया है। ये ऑफेंसेज यानी क्राइम पर बेसिक लॉ है, यानी सबसे जो जनरल लॉ है वो ऑफेंसेस के बारे में आईपीसी ही है जो इंडिया के अंदर लागू है। तो इसमें जो मेन बातें हैं आईपीसी में, इस इंडियन पीनल कोड में, इसमें एक तो इंट्रोडक्शन बताया गया है। इंट्रोडक्शन में कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि इसका नेम क्या होगा, मतलब इस एक्ट का नाम क्या होगा। तो इस एक्ट का नाम हम इंडियन पीनल कोड बोलेंगे। फिर इसका एक्सटेंट क्या होगा, यानी ये कहाँ कहाँ लागू होगा। तो इस तरह कुछ इंट्रोडक्टरी बातें, फिर हम इन पर डिटेल वीडियो बनाएंगे। पहले हम ये समझ लें कि आईपीसी में आखिर है क्या। ठीक है ना। तो एक तो ये पार्लियामेंट ने इसको एक्ट बनाया है। तो ये एक एक्ट है और इसमें टोटल जो है 511 सेक्शंस हैं। ठीक है। तो और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हम बोलते हैं आर्टिकल्स, जो जिनमें ये बातें लिखी गई होती हैं उनको हम आर्टिकल बोलते हैं। और यहाँ जो है पॉइंट्स में जो बातें लिखी जाती हैं उनको हम सेक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो एक्ट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन और किसी भी एक्ट में ये इसका बेसिक डिफरेंस है कि उसमें आर्टिकल होते हैं, इसमें सेक्शंस होते हैं। तो एक तो इसमें इंट्रोडक्शन है। कुछ जो शुरुआत की धाराएं हैं वो आईपीसी का इंट्रोडक्शन बताती हैं कि ये इसका नाम क्या होगा, इसका एक्सटेंट क्या होगा, ये कहाँ कहाँ लागू होगा, कहाँ लागू नहीं होगा, कहाँ लागू होगा तो क्यों होगा, ये बातें। फिर इसमें जनरल एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। जनरल एक्सप्लेनेशंस। तो जनरल एक्सप्लेनेशंस में एक तो डेफिनेशन दी हुई हैं कि किस चीज़ की क्या डेफिनेशन है। जैसे डॉक्यूमेंट हम किसको कहेंगे आईपीसी के अंदर, डॉक्यूमेंट्स किसको कहेंगे, फोर्ज डॉक्यूमेंट किसको कहेंगे, ये इस तरह की बातें। फिर हम गुड फेथ किसको कहेंगे, गुड फेथ। ठीक है। और हम इंजरी किसको कहेंगे। तो इस तरह की जो पॉइंट्स हैं छोटे छोटे जो आईपीसी में बार बार यूज होते हैं अलग अलग सेक्शंस में, उनकी कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं। जनरल एक्सप्लेनेशन का जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है। फिर इसमें लॉ रिलेटिंग टू जॉइंट ऑफेंडर्स। जॉइंट ऑफेंडर्स के बारे में भी कुछ सेक्शंस हैं। जॉइंट ऑफेंडर्स से क्या हमारा क्या मतलब है कि जैसे एक व्यक्ति क्राइम करता है तो इसको हम कहते हैं क्राइम बाय वन पर्सन, एक आदमी ने क्राइम कर दिया। लेकिन कई बार जो क्राइम है वो 2 या इससे ज़्यादा व्यक्ति करते हैं। तो ये जो 2 या उससे ज़्यादा व्यक्ति अगर कोई क्राइम कर रहे हैं तो हम उनको किस तरह पनिशमेंट देंगे, तो उनसे रिलेटेड जो बातें हैं वो ये जॉइंट ऑफेंडर्स वाली धाराओं में बताई गई हैं। जैसे हम इसको कहाँ से इसको मैं करूँ, नेक्स्ट इसका, हाँ ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आ गया। ये मैं यही कंफ्यूज हो रही थी कि मैं इसको ऊपर कैसे करूँ। तो अब ये जैसे जैसे मान लो ये थेफ्ट है, ठीक है, और फिर थेफ्ट में अब एक व्यक्ति, ये एक हाउस है और एक व्यक्ति, ये जो पहला व्यक्ति है ये यहाँ घुस गया है चोरी करने के लिए। अब दूसरा व्यक्ति ये बाहर खड़ा है कि जो ही ये चोरी का सामान लेके आएगा मैं इसको मोटरसाइकिल पर बिठाकर और भाग निकलूँगा। ये इसने ये मोटरसाइकिल इधर करके खड़ी कर दी, तो ये इसको असिस्ट कर रहा है।
तो इन दोनों, ये जो व्यक्ति है, ये जो मेन ऑफेंडर है, इसको तो हम चलो चोरी के अपराध में सजा दे देंगे कि इसने तो, ये मेन ऑफेंडर है, इसने ऑफेंस किया है। बट ये जो व्यक्ति दूर खड़ा है, ये तो ये कहेगा कि मैं तो दूर खड़ा था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो इस आदमी को मैं तो जानता ही नहीं हूँ, ठीक है ना, ये कहेगा मैं तो इस आदमी को जानता ही नहीं हूँ। ये अपना डिफेंस इस तरह लेगा। तो इस आदमी को हम किस तरह सज़ा दे पाएंगे, ये जो सेकंड पर्सन है जो असिस्ट कर रहा है, उसको हम किस तरह सज़ा दे पाएंगे, ये बातें हमने कुछ सेक्शंस में कही हैं, जिनको हम जॉइंट लॉ रिलेटिंग टू जो है, ये किस तरह चल रहा है पेन, अच्छा ये आगे खिसक ही नहीं रहा है। तो ये जो है हम इस तरह इसकी वो कहेंगे। फिर जैसे पनिशमेंट, तीसरा पॉइंट है इसमें, पनिशमेंट के बारे में आईपीसी में बताया गया है। तो कौन कौन से पनिशमेंट होते हैं, जैसे एक तो जेल भेजने का है, इम्प्रिजनमेंट हम उनको कर सकते हैं, ये दूसरा है फाइन कर सकते हैं, तीसरा उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है ना, प्रॉपर्टी उसकी अटैच कर लेते हैं, और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो जैसे बुलडोजर बाबा यूपी में कर रहा है। तो लेकिन वो आईपीसी में कहीं प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने का प्रोविज़न नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं से कोई और स्पेशल एक्ट इन्होंने बनाया होगा, है ना। आईपीसी में प्रॉपर्टी अटैचमेंट का भी कोई स्पेशल मैंने वो नहीं देखा, बट इस तरह के ये जो सज़ाएं हैं इस तरह की, ये दी जा सकती हैं। आईपीसी में मेनली मैंने इम्प्रिजनमेंट और फाइन की सज़ाएं ही देखी हैं, ठीक है। तो अब चौथा जो पॉइंट है, इन सब के बारे में हम डिटेल जो है वीडियो अलग अलग फिर पढ़ेंगे। एक बार हम केवल आईपीसी को मोटा तौर पर जान रहे हैं कि आईपीसी में आखिर है क्या। जो हमारे बिगनर्स हैं, जो बच्चे बिल्कुल बिगनिंग कर रहे हैं आईपीसी को पढ़ने की, उनको समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अब ये जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है इसका एक्सेप्शंस का। एक्सेप्शंस क्या होते हैं? ये एक्सेप्शंस का मतलब है कि जो ऑफेंडर है उसको क्या डिफेंस मिलेगा, है ना, उसको क्या डिफेंस मिलेगा। तो ये जो पॉइंट है, ये अब सही है। तो ये इसमें एक्सेप्शंस के बारे में बातें कही गई हैं कि जनरल एक्सेप्शंस हैं, यानी हर केस में लागू होगा, यानी जो भी धारा में अपराध की बात कही जाएगी उसके अंदर ये जनरल एक्सेप्शंस लागू होगा। यानी जो एक्यूज है, जो मुलजिम है, एक्यूज है, वो इसमें हर केस में अपना डिफेंस जो है वो इन एक्सेप्शंस के आधार पर ले पाएगा। जैसे मान लो अगर 7 साल तक के बच्चे ने अपराध किया है, तो चाहे वो थेफ्ट का अपराध हो, चाहे वो मर्डर का अपराध हो, चाहे वो आउटरेज मॉडेस्टी का अपराध हो, वो कोई भी अपराध हो, वो 7 साल के बच्चे का जो डिफेंस है वो हर इस ऑफेंस के तहत वो काम में लिया जा सकता है। अब कुछ होते हैं स्पेशल एक्सेप्शंस, तो जैसे सेक्शन 302 में दिए हुए हैं 5 एक्सेप्शंस, है ना, कि वो कब जो है 300 कब जो है मर्डर जो है वो कल्पेबल होमिसाइड ही रहेगा। तो वो स्पेशल एक्सेप्शंस हैं, वो थेफ्ट में काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर 7 साल का बच्चा थेफ्ट करता है, चोरी करता है, तो सेक्शन 82 में जो डिफेंस दिया हुआ है जनरल एक्सेप्शन, वो सब में वो काम करेगा, वो थेफ्ट में भी काम करेगा। तो ये पॉइंट्स इसमें एक्सेप्शंस में दिए हुए हैं। फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में बात आती है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है कि किसी घटना के बारे में, किसी कोई भी अगर इंसिडेंट है तो उस इंसिडेंट के बारे में कोई हम मिस रिप्रेजेंटेशन कर दें, कोई बात है दूसरी और हम तीसरी बात बना के बोल दें कि कोई थिंग है, कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, तो उसके बारे में कोई बात है या कोई जगह है, तो कोई किसी प्लेस के बारे में अगर हम बात करें तो प्लेस के बारे में,
तो जैसे पॉइंट तो बात तो कोई ये ए है और हम उसको जेड बनाकर पेश कर दें तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाएगा, है ना। जैसे एक बात, जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि राम आया था, ठीक है, फिर बाद में पता चला कि नहीं राम नहीं श्याम आया था, तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया। दो तरह की मिस्टेक हो सकती हैं, एक मिस्टेक ऑफ लॉ और दूसरी मिस्टेक ऑफ फैक्ट, है ना। तो कोई भी इंसिडेंट के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी प्लेस के बारे में, किसी नेम के बारे में, इन सब के बारे में अगर कोई भूल चूक हो जाती है तो उसको हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहेंगे। बहुत ज़्यादा लॉ के अंदर नहीं जा रही हूँ मैं, सिर्फ बिगनर्स जो हैं, जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं, सेकेंड ईयर में आए हैं, तो उनको अभी लॉ समझ में नहीं आ रहा है, उनको ये पता नहीं है कि आईपीसी किस चिड़िया का नाम है। तो हम उनको ये बिगनिंग के बारे में हम उनके लिए ये बात कर रहे हैं कि आईपीसी में क्या क्या है ना। तो अब जैसे लॉ की गलती कोई व्यक्ति कर देता है, तो मान लो लॉ की गलती कैसे कर देता है कि सेक्शन 324 आईपीसी लगानी थी लेकिन 326 लगा दी, तो ये जैसे एक लॉ की मिस्टेक हो गई। ये मिस्टेक जो है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट से अलग है, तो ये भी आईपीसी में बताया गया है। फिर जुडिशियल एक्ट के बारे में बताया गया है। जैसे जुडिशियल एक्ट है तो जैसे कोई आदमी मर गया, ठीक है, आदमी मर गया तो उसमें फांसी देना अपराध नहीं है, कैपिटल पनिशमेंट देना अपराध नहीं है, क्योंकि ये एक लीगल एक्ट है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति जुडिशियल एक्ट कर रहा है, कोई जज, तो ऐसे थोड़ी ना होता है जज अगर किसी को फांसी दे दे तो हम कहेंगे नहीं नहीं तुमने तो मर्डर कर दिया। तो क्या जज पर मर्डर का आरोप लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता भाई। क्यों? क्योंकि वो इस एक्सेप्शन से बचा हुआ है। वो ये कहेगा, वो अगर उसको इस बात के लिए अगर उस पर मुकदमा चलवाया जाए कि तुमने किसी आदमी को फांसी की सज़ा सुना दी, तो वो ये डिफेंस ले सकता है कि मैं तो अपना जुडिशियल एक्ट कर रहा था, मुझे जज बनाकर वहाँ बिठाया गया था और जुडिशियल एक्ट के दौरान मैंने वो फैसला दिया था, मैंने वो जजमेंट दिया था, इसलिए मेरा एक्ट जो है लीगल है और मैंने कोई मर्डर नहीं किया है। तो इस तरह जुडिशियल एक्ट, ये जो जनरल एक्सेप्शंस हैं इसके बारे में यहाँ बात की गई है। ये एक्सीडेंट भी कोई जनरल एक्सेप्शन है, जैसे एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंट, क्योंकि कई जगह हम एक्सीडेंटली कोई ऑफेंस हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि वहाँ एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन था, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्टस और मेंस रिया ये दोनों मिला के और ऑफेंस का निर्माण करते हैं, एक्टस और मेंस रिया। अब यहाँ जो है वो ये क्रिमिनल इंटेंशन था ही नहीं उस व्यक्ति का, मेंस रिया तो एब्सेंट है। जब जैसे सड़क पर एक्सीडेंट हुआ, तो सड़क पर एक्सीडेंट हुआ तो बाई चांस गाड़ियाँ भिड़ गई, एक्सीडेंटली हो गया कोई काम, एक्सीडेंटली आदमी भी मर गया, तो क्या हम उस पर मर्डर का मुकदमा चलाएंगे? नहीं चलाएंगे, क्योंकि वहाँ क्रिमिनल इंटेंशन था ही नहीं उस व्यक्ति का। और आगे चलते हैं। एक्ट डन बाय कंसेंट, कई बार कंसेंट से काम हो जाते हैं तो वो भी ऑफेंस नहीं होते। जैसे कोई व्यक्ति जिम जा रहा है ना, और वहाँ वो या स्विमिंग पूल जा रहा है और वहाँ उसको कोई चोट लग जाती है, कोई कुछ भी हो जाता है, तो वो ये कह सकता है कि ये तो कंसेंट से अपना एक्ट कर रहा था। तो ट्रिफलिंग एक्ट, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे किसी आदमी ने एक रोटी चुरा ली, तो क्या हम उस पर चोरी का मुकदमा चलाएंगे? तो चला तो सकते हैं चोरी का मुकदमा, बट कानून ये कहता है ऐसे ट्रिफलिंग एक्ट में जो है हमें मुकदमे नहीं चलाने चाहिए। ये डिफेंस अक्यूज्ड पर अगर इस तरह का कोई आरोप लगा है तो वो ट्रिफलिंग एक्ट का डिफेंस ले सकता है। वो ये कह सकता है कि मैंने तो ये छोटा काम, बिल्कुल छोटी सी चोरी की थी और वो मेरा इरादा उसको चोरी करने का नहीं था, बल्कि मेरी भूख मिटाने का था, मैं बहुत भूखा था और इसलिए मैंने वो एक्ट कर दिया था। तो इस तरह के एक्ट में कोर्टें माफ़ कर सकती हैं, ट्रिफलिंग एक्ट करके एक्ट को उसको केस को खारिज कर सकती हैं, है ना। तो बचने का ये एक राइट उनको इस तरह मिल जाता है। अब इसमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात भी कही गई है
कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या होता है। देखो हम जब मैं एलएलएम में थी ना, तो लॉ एंड फिलॉसफी करके एक हमारे पास सब्जेक्ट था। लॉ और फिलॉसफी इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी जीवन पद्धति है, जो हमारी वैल्यूज़ हैं और जो लॉ है वो कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जब हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसको बचने का राइट दे रहे हैं। जैसे अगर ये एक घर है और एक घर में एक्स आदमी रहता है और 4 गुंडे जो हैं, ये ABCD, ये इस घर में आते हैं और इसको मारने की कोशिश करते हैं, और यहाँ एक्स क्या करता है अपने बचाव में, ये ABCD थे ना, इसको मार डालता है। तो क्या ये मर्डर होगा? हो सकता है FIR तो मर्डर की दर्ज हो जाए, मर्डर में ही उसको FIR करनी पड़े, बट वो जो एक्यूज्ड जिसको बनाया गया है, ये एक्स पर्सन, ये कह सकता है कि ये लोग मुझे मारने आए थे और मैंने अपने प्राइवेट डिफेंस में कार्य किया है। तो जहाँ किसी व्यक्ति को प्राइवेट डिफेंस में कार्य करने का अवसर मिलता है, तो क्यों वो प्राइवेट डिफेंस में उसको कानून में प्रोटेक्शन उसको दिया जा रहा है? उसका कारण ये है कि हम उसको कायर नहीं बना रहे हैं, कायर नहीं बना रहे हैं। हमारा कानून बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम उसको कायर बनाएं, कि तुम्हें कोई तुम्हारे घर में पीटने आए और तुम जो है चुपचाप मार खाते रहो और उसके और कुछ भी अपने बचाव में ना करो, तो ये तो कायर बनती है ना। तो इसलिए कानून ये कहता है कि नहीं, उस दौरान तुम्हें भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा जीवन दर्शन है, यही हमारी जीवन की फिलॉसफी है कि इस तरह हम हार नहीं मानेंगे निश्चित रूप से। तो पिटने का जो है उसको ये नहीं कहा जाएगा कि भाई हाँ भाई तू पिटता ही रहे, तो बचने का उसको राइट दिया गया है। और अगर उस पर कोई मुकदमा इस तरह का कार्य करते हुए कोई ऐसा काम हो जाता है जो IPC में ऑफेंस की परिभाषा में आता है, तो वो व्यक्ति ये कह सकता है कि मैंने तो ये काम अपने प्राइवेट डिफेंस में किया था। अब और IPC में क्या क्या दिया हुआ है? अबेटमेंट के बारे में दिया हुआ है, ये भी एक पॉइंट है। अबेटमेंट का मतलब क्या होता है? खास तौर से इंस्टिगेट करना अबेटमेंट होता है, यानी किसी व्यक्ति को उकसाना कि तू ये काम कर। तो ज़्यादातर ऐसे लोग ही ना मास्टर माइंड होते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज चलता है, ये मंथरा टाइप लोग होते हैं, ये दूसरों से काम करवाना जानते हैं, ये दूसरों को उकसाते हैं। क्या करते हैं? दूसरों को उकसाते हैं कि भाई तू ये काम कर दे, और वो काम अगर ऑफेंस हुआ तो किसके गले पड़ेगा? जिसने एक्चुअली वो वर्क किया। एक्चुअली किसने ऑफेंस किया? एक्स ने। अब जो जिसने ये मंथरा आ रही है यहाँ से, यहाँ इसको भिड़ा रही है कि तुम ये एक्ट कर दो बिना, और ये एक्स व्यक्ति बिना अपना भला बुरा नहीं सोच रहा है, वो ये नहीं सोच रहा है जेल कौन जाएगा, वो ये नहीं सोच रहा है फाइन किसको भरना पड़ेगा, वो ये नहीं देख रहा है तुम्हारी प्रॉपर्टी का क्या होगा, और बस बिना बुद्धि लगाए ऑफेंस कर देता है। तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए, लेकिन वो नहीं समझते हैं। तो इस आदमी को तो सज़ा, एक्स को तो मिलेगी। ये जो मास्टर माइंड है, इसको सज़ा देने का जो काम है, ये अबेटमेंट की थ्योरी करेगी। अबेटमेंट का जो लॉ अलग अलग बनाया हुआ है, उस अबेटमेंट के सिद्धांतों से हम इस मास्टर माइंड तक पहुंचेंगे सज़ा कराने के लिए। नहीं तो इस मास्टर माइंड को सज़ा देना तो बड़ा मुश्किल काम है ना। अब जैसे राम जी को वनवास किसने भेजा, ये क्वेश्चन है। तो ऑर्डर तो दशरथ ने दिया था कि जाओ भाई तुम, लेकिन निर्दोष थे, उनका कोई इंटेंशन नहीं था, और फिर वो इतने निर्दोष थे, उन्होंने प्राण ही त्याग दिए, है ना। और दशरथ को फिर किसने दिया ऑर्डर कि तुम जो है, मजबूर किया इसने दशरथ को, कैकेयी ने। और कैकेयी का मास्टरमाइंड कौन था? मंथरा। तो ये मंथरा टाइप लोगों से बड़ा सावधान रहना है। ये घर तोड़ने की बहुत ज़बरदस्त इनमें कैपेसिटी होती है, और ये लोग बस दूसरों को इंस्टिगेट करने में, तो इसीलिए कानून भी इन चीज़ों को जानता है ऐसे लोगों के बारे में। ऐसे ये मंथरा टाइप लोग हैं ना, इनको कानून भी जानता है, इसलिए अबेटमेंट का एक चैप्टर पूरा का पूरा इन्होंने बनाया है कि ये लोग
दूसरे को, खुद तो ऑफेंस नहीं करते, खुद तो बच जाते हैं, और दूसरे को इंस्टिगेट करते हैं, दूसरे को अबेट करते हैं कि वो ऑफेंस कर दे। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। और कानून में इस मास्टरमाइंड को, इस मंथरा को सजा देने के लिए ये अबेटमेंट का चैप्टर बनाया गया है। ठीक है। फिर एक चैप्टर है क्रिमिनल कंस्पिरेसी। क्रिमिनल कंस्पिरेसी यानी कई बार कोई काम एक सिंगल व्यक्ति करता है, तब तो ठीक है ना, ये इतना सीरियस मामला नहीं हुआ। लेकिन क्रिमिनल कंस्पिरेसी मोस्टली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत आती है ना। यानी जैसे बड़े बड़े ऑफेंस होते हैं, जैसे नशीली दवाओं का कारोबार है, जैसे राजस्थान में बजरी बेचने वाला मामला हुआ, बजरी बेचने का, है ना। कुछ ऑफेंस बॉडी के प्रति होते हैं, प्रॉपर्टी के प्रति होते हैं, और इनमें करोड़ों का बिजनेस किया जाता है। नशीली दवाओं के कारोबार में बहुत सारे अलग अलग जो है कारोबार समाहित रहते हैं। तो ये बड़े बड़े गुंडे पाल के रखते हैं, तो इनका कोई विरोध करता है तो ये उसको मार डालते हैं, तो ये बॉडीली ऑफेंस हो गया। प्रॉपर्टी, ये उसका पैसा छीन लेते हैं या उसको ब्लैकमेल करते हैं, है ना, ये ब्लैकमेल करते हैं उसको, तो इस तरह उसकी प्रॉपर्टी छीनने की कार्य करते हैं। तो एक ये काम तो कौन सा हुआ, एनडीपीएस का, है ना। और हेरोइन वगैरह, जैसे ये हेरोइन, ये बड़े बड़े नशीली गांजा, तो ये बड़े बड़े इसमें पूरा जो है ग्रुप्स बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े मास्टरमाइंड लोग। तो ये जैसे मैंने देखा प्रतापगढ़ में, मैंने देखा एक 17 साल का बच्चा था। कितने साल का बच्चा था? 17 साल का। और उसने 4 मर्डर किए थे 17 साल के बच्चे ने। अब उसका माइंड देख लीजिए कि 4 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा है, उसने 4 मर्डर 17 साल की उम्र में कर दिए हैं। वो व्यक्ति जेजेबी के ऑर्डर से, जेजेबी क्या है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जेजेबी, ये एक छोटे बच्चों की कोर्ट होती है जेजेबी। इसमें 18 साल से कम उम्र के अगर ऑफेंडर हैं तो उनको, उनके मुकदमे उसमें चलते हैं। अब मैं खुद इस बच्चे से मिली, पर्सनली मिली। ये बहुत ही शार्प दिमाग का व्यक्ति था, इसका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो मुझे लगता है कि 3-4 साल की अवस्था में ही, क्योंकि ये बड़े बड़े क्रिमिनल लोगों के बीच रहा, इसलिए 17 साल की एज में ये बहुत ही मैच्योर हो गया। और इसके पीछे बड़े मास्टरमाइंड लोग थे, बड़े ही मास्टर माइंड लोग थे। अकेला ये क्राइम नहीं कर रहा था, क्योंकि जेजेबी में ये है कि अगर मर्डर भी कर दो तो वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग सज़ा नहीं है, 3 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं है। आजकल तो फिर भी ये प्रोविज़न कर दिया कि भाई अगर ज़्यादा ये मैच्योर लग रहा है तो रेगुलर कोर्स में उनको मुकदमा के लिए भेज दो। बट पहले तो बस 3 साल में ही निपट जाता था मामला, मर्डर भी कर दिया है तब भी। तो ये जो मास्टरमाइंड लोग हैं, ये इस बच्चे को इसलिए आगे करके रखते हैं ताकि ये तो 3 साल में छूट जाएगा। इसी तरह एनडीपीएस वाले मामलों में 3 साल में छूट जाएगा। तो ये छोटे छोटे बच्चों का जो है ये लोग यूज करते हैं। तो इसलिए कानून जो है, कानून में ये इस आईपीसी में क्रिमिनल कंस्पिरेसी का लॉ जो है ये डेवलप किया गया कि ऐसे लोग जो मास्टरमाइंड हैं, जो बाहर बैठकर दूसरों से ऑफेंस कराते हैं, उनको किस तरह ऑफेंस में उनको जोड़ा जाए और उनको सज़ा दी जाए। क्योंकि अन्यथा तो वो व्यक्ति कह देंगे कि जैसे एक व्यक्ति मान लो अमेरिका में बैठा है, ठीक है, और वो इंस्टिगेट कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, तो ये इसका लेवल 1 है। यहाँ इनको फंडिंग होती है, ठीक है, पैसा भरपूर आ रहा है, हथियार मिल रहे हैं, सब काम हो रहा है। अब ये लेवल 2 के लोगों का कुछ ग्रुप बनाते हैं लेवल 2 में। लेवल 1 में तो बहुत मास्टरमाइंड लोग बैठे रहते हैं, फिर लेवल 2 का ग्रुप बनाते हैं, फिर ये लोग जो है लेवल 3 का ग्रुप बनाते हैं। तो इस तरह इनकी ग्रुपिंग चलती है, इनकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चलती है। और फिर ये लेवल 3 के लोग जो हैं बिल्कुल गांव के विलेजर्स हैं, भोले भाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनको पैसे की ज़रूरत होती है, तो पैसा देकर ये इनको फंसाते हैं।
ये किसी गरीब को ये कहेंगे कि तेरे को देख 10 लाख रुपए देंगे, तू अपनी ज़िंदगी में 10 लाख रुपए नहीं कमा सकता, लेकिन इस 10 लाख के बदले तेरे को क्या करना है, ये एक मर्डर करना है तेरे को, या फिर क्या करना है, ये तेरे को ये जो एनडीपीएस का सामान है, एनडीपीएस का, ये एक्स स्थान से वाई स्थान को पहुंचाना है। जैसे आप पिक्चरों में देखते हो ना, तो ये एक्चुअल डूअर हैं, ये इनकी अपनी मजबूरी होती है, तो कानून इनको तो पकड़ता है, इस एक्चुअल डूअर को तो पकड़ता है, लेकिन इस अमेरिका वाले को कैसे पकड़ेगा। तो इसके लिए हमें ये जो क्रिमिनल, ये कॉन्स्पिरेसी का कानून है, ये इंस्टिगेशन अबेटमेंट का कानून है, इसका सहारा लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आईपीसी में इन ऑफेंसेस को रोकने के लिए, और जो जॉइंटली ऑफेंस हो रहे हैं, कई कई लोग मिलकर ग्रुप्स में ऑफेंस कर रहे हैं, उनके लिए ये कानून में इस तरह की कॉन्स्पिरेसी की और इंस्टिगेशन अबेटमेंट इत्यादि के प्रोविज़न की व्यवस्था करनी पड़ी। तो समझ पा रहे हैं ना कि ये टॉपिक हमने क्यों रखे हैं, ये बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। और ज़्यादातर में क्या है, ये ही हम छोड़ देते हैं, जो सिंगल ऑफेंस कर रहा है उसको तो हम पकड़ लेते हैं, उसको तो हम समझ भी जाते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंस हो रहा है, ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंस में ही कहीं ना कहीं जुडिशरी और पुलिस दोनों ही फेल हो रही हैं। क्योंकि बेसिक ही हमारा, जब हम लॉ करते हैं तो हम ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले चैप्टर हैं, जैसे कंस्पिरेसी वाला है, अबेटमेंट वाले हैं, या ये जॉइंट टॉर्ट फीजर वाले चैप्टर्स हैं, जैसे ये सेक्शन 32 से 38 वाले हैं, है ना, और इसमें सेक्शन 149 आईपीसी है। तो इनको बहुत ज़्यादा इनका स्कोप समझाया नहीं जाता है कि इन लोगों को, ये मास्टरमाइंड जो लोग हैं मंथरा टाइप, इनको कैसे जोड़ें साथ में। और ये बच निकलते हैं क्योंकि इनके पास पैसा भी है, ये बड़े बड़े वकीलों की फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं, तो बड़े बड़े वकील हायर कर लेते हैं। और फिर आप जानते हैं कि कानून तो क्या है, जैसे सर जेनिंग्स ने क्या कहा है, सर जेनिंग्स ने, वो बहुत बड़े फिलोसोफर थे और लॉ जूरिस्ट थे, उन्होंने कहा है संविधान जो है वो वकीलों, उनके लिए ये बड़ा जो है वकीलों का स्वर्ग है, ये वकीलों का क्या है, स्वर्ग, हेवन ऑफ द, ये एडवोकेट्स के लिए हेवन है ये। क्योंकि हम कानून की एक एक बात को दांतों के नीचे चबाएंगे, है ना, ये दांतों के नीचे इनको चबाएंगे, फिर खीसे निपोरेंगे, कोर्ट के सामने रखेंगे, तो बेचारा जो विक्टिम है वो तो उसमें फंस के ही चला रह जाता है, और केस लंबे चलते हैं, मुलजिम बरी हो जाते हैं, क्योंकि एक एक लैकुना निकाला जाता है, और लास्ट में जज के दिमाग में इतना डाउट भर दिया जाता है ना, इतना डाउट। हमारे पास साइंटिफिक टेक्नोलॉजी तो है नहीं कि भाई हम 100% ये प्रूव कर दें कि ये एक्स आदमी ने ऑफेंस किया है। तो हमारे पास तो इधर उधर की सरकमटेंसेज हैं, कुछ ओरल गवाहों के बयान हैं, ओरल गवाहों के बयान हैं, तो लेकिन हम वकीलों की फोर्स से जज के माइंड को डाउट से भर देते हैं कि नहीं नहीं, ऑफेंस तो किसी और ने किया होगा, ये तो बेचारा गरीब आदमी है, ये क्यों ऑफेंस करेगा, इसको तो फंसा दिया है पुलिस ने। पुलिस को हमने, पुलिस की जो इमेज है हमारी, वो अंग्रेज़ों वाली इमेज बना रखी है। हम ये नहीं सोच पा रहे कि लोकतंत्र में अब समय बदल गया है थोड़ा, अब ऑफेंस ज़्यादा होने लग गए हैं, पहले इतने नहीं होते थे। तो अभी हमें इस कानून की ज़रूरत है, बट हमारे यहाँ इतने लूप होल्स हैं। हम धीरे धीरे बात करेंगे कि किस तरह लूप होल्स का फ़ायदा उठाकर अपराधी छूट जाते हैं। तो ये जो मास्टरमाइंड है, उनको फंड सप्लाई होता है, पैसा अमेरिका में बैठा हुआ है, खूब पैसा आ रहा है उनके पास, फिर वो हथियार खरीदते हैं और ग्रुप लेवल 2 के आदमियों को वेपन सप्लाई करते हैं, और फिर ये लोग इनको स्पीच देते हैं, इनका माइंड वॉश कर देते हैं, नेटवर्क माइंड वॉश करके ही उनका नेटवर्क तैयार करते हैं, और उस नेटवर्क के जरिए जो एक्चुअल डूअर है उससे काम करवा लेते हैं। तो कानून की नज़र में तो कौन फंसेगा, ये एक्चुअल डूअर फंसेगा,
बट इस आदमी को तो पैसा दे के काम करवा लिया गया है। असली तो वो मास्टरमाइंड है जो अमेरिका में बैठा है, लंदन में बैठा है, पाकिस्तान में बैठा है, दुबई में बैठा है, उनको कैसे पकड़ें? तो उसके लिए तो हमें ये कंस्पिरेसी के चैप्टर्स को ही समझने पड़ेंगे कि ये मास्टरमाइंड किस तरह काम करते हैं और उनके लिए हमको कैसी एविडेंस चाहिए, क्या लेवल चाहिए। समझ में आई बात? चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। तो अब क्या हुआ कि आगे इसमें आईपीसी में और क्या दे रखा है, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, है ना। स्टेट के खिलाफ कौन कौन से ऑफेंस हो सकते हैं उनके बारे में बताया गया है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अगेंस्ट में कौन से ऑफेंस हैं उनके बारे में बताया गया है। अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको हम प्रभावित करते हैं। शांति के खिलाफ अपराध की, शांति से समाज जो है अपना काम धंधा कर रहा है तो हम बैठे बिठाए राइट्स करवा देंगे, है ना, दंगे करवा देंगे, आदमी मरवा देंगे, तो उससे समाज में अशांति फैल जाएगी। तो इस तरह के अपराधों से निपटने के लिए हमें कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा इसके बारे में बताया गया है। और अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, तो ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट से हमारा क्या मतलब है? जैसे कई बार मैं देखती हूँ कि जैसे बिजली, गाँव में लोग बिजली चोरी करते रहते हैं, शहरों में भी करते हैं, बट कई गाँवों में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर जाति का बहुमत होता है। ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ आपको, कोई बिल्कुल देखी परखी और समझी हुई ये बातें हैं कि किसी गांव में पर्टिकुलर जाति का बहुमत होता है, वो वहाँ पर जो है पॉलिटिकल प्रेशर से ऑफिसर भी वैसे ही लग जाते हैं। कौन से ऑफिसर? पुलिस के या और दूसरे जो क्राइम को पकड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। तो यहाँ कोई एएन जेएन कोई भी जाता है, मान लो बिजली चोरी पकड़ने, तो ये जो गांव के लोग हैं ये आपस में मिलकर कॉन्स्पिरेसी करके इनको मारते हैं, पीटते हैं। तो यहाँ जो मुकदमा दर्ज होगा ये इन धाराओं में दर्ज हो जाएगा जहाँ ये ऑफेंस है ना, पब्लिक सर्वेंट का चैप्टर दिया हुआ है, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक चैप्टर, तो उन धाराओं में इसका मुकदमा दर्ज हो जाता है। ऐसे कई बार मैंने एमपी में देखा, एमपी में एक बार मैंने इस बात को किसी पेपर में पढ़ा था कि एक चाइल्ड मैरिज रुकवाने वाली ऑफिसर थी, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट ऑफिसर, तो उनका एक स्पेशल नाम वहाँ दिया हुआ है। तो वो गांव में उनको कहा गया, सरकार ने बताया कि आपको बाल विवाह रोकने हैं बच्चों के, तो वो लोग गांव में गए। वहाँ उस लेडी ऑफिसर थी, मुझे आज भी याद है, तो उसका हाथ काट दिया। ऐसे ही आपको याद है इलेक्शन के टाइम में पंजाब में एक बार इलेक्शन थे, पिछले साल ही या उससे पिछले साल, ध्यान नहीं है, तो एएसआई के सिर में चोट मारी और उसका हाथ भी काट दिया और फिर उसको चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया। तो ये इस तरह ऑफिसर्स के लिए भी काम करना आजकल इतना आसान नहीं है, पब्लिक बहुत तेज़ तर्रार हो गई है। तो ऐसे में कई बार ऑफिसर्स भी जो अपना काम करने जाते हैं तो उनके साथ मारपीट हो जाती है। तो उन ऑफेंडर्स के खिलाफ इन धाराओं में या आईपीसी के तहत कार्रवाई की जा सकती है। फिर ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन, इलेक्शन के संबंध में कोई ऑफेंस है तो वो भी आईपीसी में बताया गया है कि किसी को वोट नहीं देना, जैसे कोई किसी को धमकी देता है कि इसको वोट मत देना, इसको देना, ऐसे इलेक्शन पार्टी के साथ मारपीट कर जाना, बैलेट पेपर लेकर भाग गए, तो ये कौन सी धाराओं में कहाँ कौन से ऑफेंस कहाँ बताए गए हैं, तो इसके बारे में भी आईपीसी में प्रोविज़न किया गया है। ठीक है, फॉल्स एविडेंस के बारे में प्रोविज़न दिया गया, इसका बाकायदा एक पूरा चैप्टर है कि ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस के खिलाफ अगर ऑफेंस कुछ किया है, जैसे कोर्ट में झूठी गवाही देना। कोर्ट में आजकल झूठी गवाही का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, झूठी गवाही का ट्रेंड बिल्कुल बढ़ता जा रहा है आजकल। वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या फिर ओरल एविडेंस,
तो दोनों झूठी गवाही में अब धीरे धीरे ये ट्रेंड विकसित होगा कि कोर्टें इन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू करेंगी। तो अभी जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल आपको बताना चाहती हूँ, एक रियल घटना है ये, और रियल घटना है ये, रियल इंसिडेंट है। हुआ क्या कि एक अक्यूज़ था और उसके केस में गवाही होनी थी, तो वो गवाह जो है बी नाम का व्यक्ति इसमें गवाह था। अब कोर्ट में ये इस ए की मिली भगती से ये ए एक व्यक्ति को पकड़ लाया और ये कहा कि ये सी जो है, नाम तो उसका असली तो सी था लेकिन वो उसको बी बनाकर ले आया। अब वो उसके बयान होने लग गए, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बता दिया कि मेरा नाम बी है। यानी उसका असली नाम तो क्या है, सी, बट वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है गलत रूप से वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको। ठीक है, और फिर उसको पूछा कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो बेचारा भूल गया। अब भूल गया तो कोर्ट और पीपी के कान खड़े हो गए कि बाप का नाम भूल गया, ऐसे कैसे हुआ। फिर उसको कस्टडी में लिया गया, पुलिस को बुला लिया गया, उसको कस्टडी में लिया और उसको जब जोर देकर पूछा तो उसने वास्तव में ये सत्य कबूल कर लिया कि उसका नाम तो सी है, और वो तो कोर्ट में जो है झूठी गवाही देने के लिए आया था और बी बनकर आया था। तो उसका अलग से मुकदमा दर्ज हो गया। तो झूठी गवाही के लिए भी यहाँ मुकदमों के प्रोविज़न हैं। ऐसे ही एक मकान मालिक किराएदार का मामला था, तो ये किराएदार ने क्या हुआ, फाल्स किराया रिसिप्ट बना ली और बनाकर कोर्ट में पेश कर दी। अब कोर्ट में मुकदमा, अब इन्होंने क्या किया कि ये फाल्स किराया रिसिप्ट बनाकर पेश की ना, तो मकान मालिक ने इसका प्रोटेस्ट करके और जो है वो एफआईआर मकान मालिक ने दर्ज करवा दी कि किराएदार ने झूठी गवाही तैयार की है। अब तो ऐसे मामलों में भी जब झूठी गवाही दी जा रही है तो कोर्ट कार्रवाई कर सकता है, और इसके लिए भी आईपीसी में प्रोविज़न किया हुआ है। इसी तरह आईपीसी में फॉल्स कॉइन और गवर्नमेंट स्टाम्प्स के बारे में प्रोविज़न किया हुआ है कि जो है ये गवर्नमेंट के कुछ जैसे रजिस्ट्री वगैरह कराते हैं ना, तो स्टाम्प खरीदे जाते हैं ना, 10 रुपए के, 20 रुपए के, 50 रुपए के, 500 रुपए के, 1000 रुपए के। तो ये स्टाम्प्स जो है वो मिल जाते हैं, और अगर उनको फेक कर दिया जाता है, उनको फेक बना लिया जाता है, झूठे स्टाम्प बना लिए जाते हैं, तो उनका अलग से मुकदमा दर्ज हो सकता है, और इसके लिए आईपीसी में प्रोविज़न किया हुआ है। इसी तरह वेट और जो मेजरमेंट होता है, वो जैसे गलत तोलना, सब्जी लाते हैं तो कम तोल देते हैं, तो ये वेट और मेजरमेंट में गड़बड़ियाँ हैं, तो इसके लिए भी आईपीसी में मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है। ठीक है, अब आता है ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक सेफ्टी। पब्लिक सेफ्टी से क्या मतलब है, अब जैसे कोरोना काल में एक सेक्शन 188 आईपीसी का बहुत मुकदमा दर्ज हुआ का, इसमें क्या था कि डिसओबीडियंस ऑफ ऑर्डर, यानी जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, कलेक्टर आदेश निकाल रहा है और कोई व्यक्ति उसको मान नहीं रहा, तो ये डिसओबीडियंस ऑफ ऑर्डर है। और इसमें ये था कि बाहर मत निकलो, 7 बजे बाद बाहर मत निकलो, भीड़ में मत जाओ, इस तरह के ऑफेंस इसमें थे। तो सड़क पर फिर ये लोग, लेकिन ये माने नहीं, सड़क पर आए और फिर आके लठ खाए, तो लठ तो खाएंगे ही, और मुकदमा जो है ना सेक्शन 188 में हुआ सो अलग आईपीसी में। अब इसी तरह आगे चलते हैं, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी के अगेंस्ट थोड़े से इजी हैं, ये आपको समझ आ रहे होंगे। जैसे हर्ट का कानून है, यानी इंजरी का कानून। 2 तरह की हर्ट होती हैं, एक सिंपल हर्ट होती है, एक ग्रीवियस हर्ट होती है। फिर फोर्स, ये भी जो होता है ना, कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, ये भी ऑफेंस है। असॉल्ट, ये भी एक ऑफेंस है। सेक्सुअल ऑफेंसेज, इनके ऑफेंस अगर करते हैं तो ये ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी कहलाते हैं। अब इसी तरह ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा, थेफ्ट आ जाएगा, चोरी कर लेता है, एक्सटॉर्शन करता है, रॉबरी करता है, डिकॉची करता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, चीटिंग करता है। तो इस तरह के जो ऑफेंस हैं ये वो करता है, तो हम कहते हैं कि इसने ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी किया है। फिर इसमें आएगा ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी, मार्क्स, इनको हटा देता है कोई व्यक्ति,
और ये रजिस्टर्ड डीड है, जैसे इसमें कोई काट छांट कर देता। रजिस्टर्ड डीड जैसे ऐसे होते हैं ना, हम किराए के लिए जैसे लीज डीड लिखते हैं, तो ऐसे ही अगर हमको सेल करना है कोई मकान या बाय करना है तो हम सेल डीड से ही खरीदते हैं, तो ये रजिस्टर्ड होती है रजिस्ट्रार ऑफिस में, ठीक है ना। तो रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो यहाँ जो है ये करेंसी नोट भी हमारे यहाँ होता है। ये बैंक नोट, बैंक में जो हमारा याद है ना, जैसे जो बैंक का रुपीज़ का नोट है, 500 रुपीज़ का है, 2000 रुपये का है, तो ये बैंक नोट होते हैं। तो इनसे संबंधित कोई भी गड़बड़ी होती है, कोई ऑफेंस होता है, तो वो इस चैप्टर में जो ऑफेंस दिए हुए हैं उनके अंतर्गत आएगा। तो आईपीसी में इनको बचाने का लिए भी उपाय है। फिर ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज, मैरिज से संबंधित भी यहाँ हैं, जैसे बाइगमी का ऑफेंस है तो 7 साल की सज़ा है। अडल्ट्री का ऑफेंस है। क्रिमिनल इलोपमेंट का ऑफेंस है। क्रुअल्टी टू वाइफ, अगर वाइफ के साथ क्रुअल्टी होती है तो सेक्शन 498A, 498A ये धारा लग जाती है, 498A। फिर ये डेफिमेशन, ये भी एक अलग चैप्टर है डेफिमेशन का। कोई किसी व्यक्ति का इंसल्ट कर देता है, उसके बारे में उसको अनोयंस करता है, तो वो करता है। और फिर अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, इसमें अटेम्प्ट है सेक्शन 511, ये लास्ट की है, तो इसका भी अपना एक अलग चैप्टर दिया हुआ है। तो ये देखिए कि आप जो है इसमें बहुत सारा ये काम इसमें आईपीसी में कर सकते हो। बहुत सारे ऑफेंसेस इसके तहत आते हैं। और ये जो मैंने, आप लोग जो बिगनर्स हैं आईपीसी को समझने के लिए, तो इसमें आपको चीज़ें समझ में आई होंगी इस वीडियो में। और अगर जो भी कमेंट हो आपका वो ज़रूर बताना। ये बिगनर्स के लिए हमारी पहली क्लास है, ठीक है। तो